Take it, Nigel! Go! इसके लिए जाते ना, इसके लिए करवा लोगे। ये मेरा बड़ा बेटा, सब करवा लोगे। हम दिन भर काम करते हैं, काम करते वक्त या रात में जब वक्त मिलता है तो कभी न्यूज़ चैनल लगाकर खबरें देख लेते हैं। अक्सर खबरों में आतंकवाद से जुड़े सैनिक की शहादत का जिक्र होता है और हम उन्हें देखकर बिना कुछ महसूस किए किसी भी दूसरी खबर की तरफ रुख कर लेते हैं, अपने सुकून के दायरे में चले जाते हैं। लेकिन सच तो ये है कि हम जिस सुकून में रहते हैं उस सुकून की गारंटी देते हैं ये सैनिक। हम बेधड़क अपना काम कर पाते हैं, अपनी जीविका चला पाते हैं, इसलिए कि ये सैनिक हमें खतरे से बचा कर रखते हैं। इस कवायद में इनकी जान भी जाती है। ये कीमत केवल सैनिक ही नहीं चुकाता, बल्कि चुकाता है उसका पूरा परिवार। चलिए आज थोड़ा वक्त निकालते हैं उन सैनिकों के लिए जो हमारी और आपकी सुरक्षा के लिए जान की बाजी लगा देते हैं। इन्हीं से सुरक्षित है हम, हमारा देश। यही है मेरा देश, मेरा अभिमान। आज के इस खास कार्यक्रम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बीतती है इन जवानों और इनके परिवारजनों पर जब ये अपनी जान की परवाह किए बिना खतरों के सामने सीना ताने खड़े रहते हैं। हाल में ही 44 राष्ट्रीय राइफल्स के सिपाही औरंगजेब ने देश के लिए सबसे बड़ा बलिदान दिया। उसे अगवा कर आतंकवादियों ने उन्हें मार डाला। आज शहीद औरंगजेब का परिवार हमारे साथ स्टूडियो में है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या गुजरती है जब एक तरफ होता है अपना सगा और दूसरी तरफ देश। आइए देखते हैं औरंगजेब और उसकी शहादत के बारे में। कश्मीरियत। जी हाँ, जब मैदानों से कश्मीर की पहाड़ियों की ओर आते हैं तो गंगा जमुनी तहजीब भी बन जाती है कश्मीरियत। ये जज्बा न सिर्फ सांप्रदायिक सौहार्द के लिए उपयोग में लाया जाता है, बल्कि इसी का नाम है अपनों की हिफाजत में अपनी जान दांव पर लगा देना। कुछ यही जज्बा था औरंगजेब में, जो 44 राष्ट्रीय राइफल का जवान था। देशभक्ति तो खून में ही थी। पिता मोहम्मद हनीफ भी सिपाही थे। औरंगजेब उस वक्त सेना में आया जब आतंक के खौफ तले दबा कश्मीरी युवा चाहकर भी देश की रक्षा में योगदान देने में अपने को समर्थ नहीं पा रहा था। देखते देखते औरंगजेब ने अपनी बटालियन में एक खास पहचान बना ली। वो अपने कमांडर का विश्वस्त सैनिक था, जो उस पर आंख बंद कर विश्वास कर सकते थे। उसने 30 अप्रैल को हुई मुठभेड़ में खतरनाक हिजबुल आतंकवादी समीर टाइगर के खात्मे में भी प्रमुख भूमिका निभाई। रमजान का वक्त था। सेना ने अपनी तरफ से सीज फायर का ऐलान कर रखा था। ईद मनाने जब औरंगजेब घर की ओर आ रहा था तो उसे अगवा कर आतंकियों ने गोली मार दी। आज औरंगजेब का परिवार गमज़दा है, लेकिन फिर भी कश्मीर के लिए, हिंदुस्तान के लिए अपने बेटों की बलि देने के लिए तैयार है।
हमें अभिमान है औरंगजेब पर, हमें फक्र है उसके जज्बे पर। तो आज हमारे साथ हैं मोहम्मद हनीफ, जो शहीद सिपाही औरंगजेब के पिता है और खुद भी सेना में रह चुके हैं। साथ में औरंगजेब के भाई मोहम्मद जुफेर और साथ ही में कर्नल वीएन थापर, शहीद कैप्टन विजय थापर के पिता हमारे साथ मौजूद है, और साथ में ही रिटायर्ड कैप्टन अखिलेश सक्सेना, जो कश्मीर घाटी में आतंकवाद का खुद सामना कर चुके हैं। और हमारे इन खास मेहमानों के साथ खास जनता है जिसने या तो किसी अपने परिजन को आतंकवाद की बलि चढ़ते देखा है या उनका कोई ना कोई घाटी में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई कर कर जान दे चुका है। आज इस चर्चा को राजनीतिक मोड़ देने की कोशिश बिल्कुल हम नहीं करेंगे, लेकिन ये जानने की कोशिश करेंगे कि किन परिस्थितियों में इन जवान और इनके परिवार अपना गुजारा करते हैं और किस बहादुरी के साथ वो सरहद पर फिर भी गोली खाने के लिए तत्पर रहते हैं। तो आज इन सभी मेहमानों का मैं स्वागत करती हूँ और इन सभी जनता का जो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और मोहम्मद हनीफ जी, मैं आपसे आज की चर्चा शुरू करूँगी कि एक पिता के लिए अपने एक जवान बेटे को खोने का दर्द क्या होता है, ये सबको पता है, लेकिन क्या हुआ था उस दिन जब आपको पता चला? मुझे तो रात को जब खाना खाने के बाद अगले दिन मैं रोज़ा खोलने के बाद खाना खाया, तो उसके बाद मुझे फ़ोन किया कि खाना खाया, मैं खा लिया, मैं आपने खाया, मैंने भी खा लिया, मैं छुट्टी आ रहा है, अब देखते हैं सुबह। इतनी बात हुई। उसके बाद मेरे साथ बात नहीं हुई। फिर मेरी मैम साहब के साथ बात हुई तकरीबन 3:30 बजे सुबह, जब खाना खाने लगे सरगी। तो अमूमन मैं सरगी मैं आज तक खाई नहीं, क्योंकि मैं खाता नहीं, मैं अमूमन खाली चाय पीता हूँ। तो उनसे बात हुई कि है ठीक है, मैं आ रहा हूँ सुबह, है चलो ठीक है, आ जाओ, आराम से आ जाना। उतनी बात हुई। तो उस दिन औरंगजेब ने आपको ये बताया कि मैं घर आ रहा हूँ? हाँ बिल्कुल। उसके बाद सुबह कोई बात नहीं हुई, उसके बाद हमारी बात नहीं हुई। तो फिर इस छोटे लड़के जुफेर ने बोला, इनसे बात हुई। इसको बुलाया था, जो बड़ा लड़का पूना से आ रहा था, वो बम्बे इंजीनियर में था। तो उसने बुलाया इसको कि तुम मैटर आ जाना, तो हम दोनों इकट्ठे चलेंगे। तो इससे बड़ा जो शबीर नाम है, वो औरंगजेब ने बुलाया कि आप पूना से आ जाना, तो हम दोनों इकट्ठे चलेंगे। तो शाम को चारों इकट्ठे हो जाएंगे, वहाँ पे घर चलेंगे। तो ये अभी छोटा बचपन दिमाग इसका, कहीं जब इसने बात इसने की कि उसने बोला कि मैं निकला यहाँ से, ठीक है आ जाओ, तो मैं मैटर जा रहा हूँ, शबीर पूर्ण आ गया, आ गया। तो ठीक है, मैं जल्दी यहाँ सिपाहियों से निकल आऊँगा, आगे गाड़ी मेरी स्पेशली है। तो इतनी देर में उसने ड्राइवर को बोला गाड़ी रोको। ये हलो हलो करता रहा, लेकिन 10 मिनट तक कॉल चलती रही, ड्राइवर ने गाड़ी क्यों नहीं रोकी। गाड़ी उसने वहीं रोकी जहाँ वो आतंकवाद थे, बदमाश लोग थे, वहीं गाड़ी रोकी। वो भी इसने शाम को बताया मुझे, जब भी हल्ला गुला होने के बाद। तो इसने बोला कि वहाँ जब गाड़ी रुकी तो गाड़ी की आवाज़ आई, तो फिर आपस में बड़े है फौजी आपस में झगड़े, मतलब कोई झगड़ा हुआ उनका। तो मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, बात इनसे कोई नहीं हुई। उन्होंने क्योंकि मोबाइल छीन लिया, उसको गाड़ी से कहीं नीचे उतारा, या कैसे हुआ, क्योंकि हमारे से वहाँ तो करीब तो था कोई नहीं। लेकिन हकीकत में जो आतंकवाद दिन को हथियार लेके रोड पे तो नहीं आते, ये कोई साजिश उनकी, कोई मतलब कंडक्ट, कहीं जो गुंडे बदमाश लोग थे ना, ये उनसे था, मतलब कोई ऐसे सुनने में, क्योंकि बीच में करते रहते बात, उनसे जुड़कर उन्होंने ये काम किया। क्योंकि उनका इतना दम नहीं कि वो आमने सामने आ जाए। तो फिर जब ये कांड होने के बाद मुझे जब खबर मिली 39 RR, मुझे उन्होंने फ़ोन किया 4:30 बजे करीब, हाँ भाई आपके लड़के छुट्टे हैं। कॉमनी कमांडर साहब वहाँ पे, उन्होंने फ़ोन किया। पहले फ़ोन किया जब, तो उन्होंने उर्दू में बात किया, तो मेरी मैम साहब ने फ़ोन उठाया। तो वो मतलब उर्दू में बात कम ही करते हैं, क्योंकि हम अनपढ़ लोग ज़्यादा हैं। तो है भाई कौन बोल रहे हैं आप? है हानिफ से बात करनी थी। आप कहाँ से बोल रहे हैं? हम इधर RR से बोल रहे हैं। तो फ़ोन उन्होंने काट दिया। मैं फ़ोन काटने मुझे देना, मैं बाहर था। फ़ोन कर मैंने उठा के मैंने वहाँ से लगाया। मैं सर अपने कॉल की, हाँ मैं हानिफ बोल रहा है। मैं सर आपके बेटे छुट्टी आ रहे हैं? मैं सर आ रहे हैं शायद। हाँ तो
औरंगजेब को शबीर लेने के लिए गया हुआ है, पौंछ में सर गया हुआ है। यहाँ तो कासिम को जफ़र इकबाल मैडर गया हुआ, मैं सर गया हुआ है। वो पता नहीं उनको खबर कैसे मिली, ये नहीं मैं कह सकता। तो है शबीर को बोलो वापस आ जाए। मुझे वैसे असल में रोड पे ही बढ़ गया। मैं क्या ऐसे वापस आने का या कोई रास्ते में एक्सीडेंट हो गया या कुछ जाने का वहम पड़ ही जाता है। बस सर कारण है कहीं आतंकवाद ने कहीं पीर की गली से उन्होंने अगवा कर लिया, तो उसको वापस कर लो कर। फिर मैं कुछ दूसरी बात नहीं की। उन्होंने बोला कि आप हमें मिल सकते हो, यहाँ बैठ के बात करें। तो मैं क्या मैं आ रहा हूँ, बस इतनी बात। तो मैं थोड़ा अलग से जगह कर रहा था, वहाँ भैंसें वगैरह रखी थी। वहाँ हम दोनों मियाँ बीवी दोनों, ये बच्चे स्कूल पढ़ते थे, ये वहाँ गांव सलानी में रहते थे। तो मैं सलानी से थोड़ा कोई 500 मीटर आगे उधर अकेले दोनों रहते थे हम। तो मैं घर की तरफ जब सलानी की तरफ चल पड़ा तो चुपचाप ही वहाँ जब पहुँचे तो मेरे आगे खैर पूरे गांव के लोग काफ़ी इकट्ठे थे। तो 39 RRP पूरी, उसके बाद मीडिया वाले पुणे से पहुंच गए। तो वहाँ उनको खैर दिमाग में तो काफ़ी टेंशन पड़ गई। तो मैं पूछा भाई हाँ क्या मामला हुआ, कैसे हुआ, कोई हकीकत क्या है। कहीं सिपाहियों से आ रहा था छुट्टी, तो कहीं वहाँ से उतार के गाड़ी से ले गए। तो फिर बोला भाई चलो ठीक है, हो सकता है छोड़ दें। मैं खैर खुद फौजी, मैं क्यों आतंकवाद अगर ले जाते हैं खासकर फौजी को, सिविलियन को हो सकता है छोड़ दें मार पिटाई करके, लेकिन फौजी जवान को अमूमन है कि उनसे या तो कोई जिंदा रखते हैं तो कोई फ़ायदा उठाएंगे वो साथ में रख के। बिल्कुल ऐसी उम्मीद नहीं थी कि मार डालेंगे। नहीं ये तो थी नहीं। देखो अगर कोई फौजी मिल जाए उससे वो मतलब फ़ायदा ये उठाते हैं कि उसको अपने साथ में रखे अपने कब्जे में, तो कहीं मतलब किसी कैंप के अंदर कोई भी उसके हमला करवाते हैं, यानी कि अपनों को फ़ायदा उठाने के लिए। लेकिन वो तो खैर उसने इनकार ही कर दिया औरंगजेब ने कि मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। शायद पूछताछ में उसने बोला मैं नहीं जाऊंगा, मैं देश का नहीं खाया, मैं कैसे जाऊँ। तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसको छोड़ेंगे। वैसे बोल रहे थे, हालांकि मुझे 44 RR से वहाँ से फ़ोन गया सीओ साहब का कि हमने पूरी यहाँ फोर्स लगा दी है, कुछ नहीं होने देंगे आपके बेटे को। उसके बाद हमारे ग्रुप कमांडर सेंटर कमांडर वहाँ से ब्रिगेडियर अपने चौहान साहब हैं, उन्होंने वहाँ से फ़ोन किया हम भाई यहाँ से भी पूरी फौज हमने पूरे श्रीनगर में पूरा छानाफीनी शुरू कर ली। तो लेकिन मुझे विश्वास नहीं आया। क्यों नहीं आया कि सिविलियन को छोड़ देते हैं, फौजी को नहीं छोड़ते। दूसरा वो पहले उसने जो ये किया मतलब मेजर शुक्ला साहब और उन्होंने, क्योंकि उस इलाके में जो काम किया तो उस समय टारगेट तो पहले थे। तो फिर भी बाकी बोलने लगे मतलब और क्या होता है, चलो कोई दुआ मांगनी, कोई न्याज मांगनी, इधर किसी ने लाख रुपए की, किसी ने 2 लाख की, किसी ने 3 की, ज़मीन फ़रोख्त कर देंगे, मकान छोड़ देंगे, चलो वो बच जाना चाहिए। लेकिन अभी यह है कि मरना तो आखिर है, लेकिन एक बात उस टाइम में होश तो खैर मैं कोई बैठा, जब मैं सुना शाम को तो सबसे पहले तो आपको लेकिन पता कब चला कि औरंगजेब को मार दिया है? वो तकरीबन 8 बजे आया और सबको पता था, लेकिन मुझे नहीं बताया। अच्छा। उनका मैसेज बाकी वालों को मिल गया था, लेकिन मेरे से थोड़ी बात छुपा रहे थे। तो गांव वाले जो मीडिया जो इकट्ठा हुआ था वहाँ पे, उनको सबको पता था कि अगवा करके उनको मार दिया गया है? बस उनको सबको पता था। जब उसको कोई जब वो नेट पे चला दिया ना उन्होंने बातचीत भी, मैंने तो खैर मुझे किसी ने दिखाया ना, क्यों बताया। मुझे लास्ट में 8:30-9 के करीब मुझे तकरीबन, क्योंकि टाइम नहीं याद रखा, लेकिन उस टाइम में मुझे खबर मिली ऐसे हुआ। तो फिर थोड़ी सी ऐसे कुछ थोड़ा सा होशवास मिली, ज़्यादा ही उड़ गई, क्योंकि फिर मैं बातचीत कोई नहीं की। लेकिन इतना है कि ये अपने कोर कमांडर अपने रोमियो साहब, RR के GSC साहब, उन्होंने इतना किया कि पूरा जो है ना, और 39 RR पूरी वहाँ लगा दी उन्होंने। अपने वो सीओ साहब, एजुडेंट साहब, कॉमनी कमांडर साहब, हमारे जो लोकल वहाँ थे, उन्होंने 4000 आदमी को संभालने को बहुत सारी बात है। हमेशा जो सुरक्षा बल है वो हमेशा ऐसे मौक़ों पर हमेशा देखा गया है कि जो आपके रेजिमेंट के लोग होते हैं और
वो बिल्कुल एक परिवार जैसा बस। होता है और वो हमेशा आपके साथ खड़े होते हैं। लेकिन एक ये बहुत कठिन टाइम था आपके और आपके परिवार के लिए। लेकिन ज़ुफैर, मैं आपके पास आऊँगी। अब आपकी जो आखिरी बातचीत हुई थी आपके ब्रदर से, आपके भाई से, क्या बात हुई थी? आप तो उसको बस यही एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि वो आएगा, आप उसको लेने जाओगे। क्या बातचीत हुई उस समय? आपको ये नहीं पता चला कि शायद उसको कोई लोग रोक रहे थे और वो आतंकवादी थे? उस समय आपको बिल्कुल ये इस बात का पता नहीं चला? मेंटर मुझे फ़ोन किया कि मैं आ रहा हूँ छुट्टी, तो मैं अभी मेंटर नहीं गया, गाड़ी पे मतलब इंतज़ार कर रहा था गाड़ी का। मुझे फ़ोन किया कि मैं छुट्टी आ रहा हूँ, कोई इन्वर्टर ले लिया है। तो मेरा भाई था बड़ा, वो शबीर, उसको है वो आ गया है बाज़ार पुंछ मेरे को। मैंने बोला आ गया है, तो बोलने लगा मैं छुट्टी आ रहा हूँ, तो अभी कैंप से निकला हूँ। तो बात करते करते मैंने बोला कुछ सामान मेरे लिए भी पुंछ से लाना, तो मैं पुंछ ऐसे मंगाऊंगा, आप पहुँचे तो पुंछ। तो ऐसे बात करते करते कुछ हल्ला गल्ला हो गया, मैं हेलो करता रहा, बात नहीं हुई। फिर फ़ोन तो कट गया? नहीं, फ़ोन लगा हुआ था, वो मतलब ऐसे झगड़ने लगे। मैंने बोला कोई फौजी उधर ही झगड़ने लगे, तो फ़ोन कट हो गया। मैंने दोबारा फ़ोन नहीं किया, मैंने बोला उधर ही कोई मसला होगा, मुझे आपकी पता नहीं। कैसी जो आपका नॉर्मली भाई, जो दो ब्रदर्स होते हैं, उनकी एक बहुत फ्रेंडली सी रिलेशनशिप होती है। आपके औरंगज़ेब से कैसे रिश्ते थे? एक फ्रेंड के तौर पे आप उसको देखते थे? कैसे कैसे एक रिलेशन थे आप? ऐसे बहुत अच्छा भाई था मेरा, जो कुछ भी मांगा उसने लेके दिया मुझे। तो अभी जो बोल छुट्टी आ रहा था, बोलने लगा जो कुछ चाहिए मुझे बता देना। तो बहुत अच्छा भाई था, उसने कभी किसी चीज़ से मना नहीं किया। आज आप क्या करते हो? क्या करूँगा, अकेला सा हो गया हूँ ऐसे। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 12th में। तो अब क्या करना है? देखते हैं अभी। आपके फादर तो आर्मी में थे, पिताजी आर्मी में थे, आप भी जाना चाहोगे आर्मी में? वो तो जाना चाहेंगे अपने भाई की तरह, चलो मरना तो है ही है। लेकिन गुस्सा नहीं आता कि आतंकवादियों को अगर मैं देखूंगा तो आज मैं इन्हें मार गिराऊंगा? ऐसी फीलिंग आती होगी? गुस्सा तो आता है, लेकिन क्या करें, अभी छोटे हैं अभी। आई एम श्योर आप बहुत आगे जाओगे। और जो एक एहसास और एक जो जज्बा औरंगज़ेब हमारे और इन सब शहीदों के, जो जितने भी जवान हैं देश के, उनके लिए एक लर्निंग लेसन है कि किस जज्बे से सेना और सुरक्षा बल लड़ती हैं। कर्नल थापर, मैं आपके पास आऊँगी कि जो ये क्या जज्बा है जो आज आर्मी को लोग बुरा भला कहते हैं, लेकिन आज वही आर्मी होती है जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में आर्मी का जवान दिखता है, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे अर्थक्वेक हो, चाहे कोई भी ऑपरेशन हो, आज आर्मी ही आपकी बचाव के लिए खड़ी रहती है। और उसी आर्मी को जब बुरा भला कहा जाता है, उसको एक बैड लाइट में पेंट किया जाता है, लेकिन कोई दूसरा साइड जो आर्मी का है वो क्यों नहीं देखना चाहता है कि किन परिस्थितियों में एक जवान जाकर लड़ता है? नहीं, ये कुछ चुनिंदा लोग हैं जो आर्मी का वो जो अच्छा पहलू है उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, बल्कि जो ज़िंदगी है सेना की, फ़ौज की, वो सिविल और कोई महकमे में ऐसी ज़िंदगी नहीं है जैसी कि सेना में होती है। जो भाईचारा, जो पारिवारिक रिश्ते और जो खून से बढ़कर रिश्ता है जो हमेशा के लिए रहता है, वो सिर्फ सेना में है। वही उसको समझ सकता है या महसूस कर सकता है जिसने ये ज़िंदगी काटी है। अब मैं आपको बताऊं, जब कारगिल की लड़ाई पूरे जोश से हो रही थी तो मेरा बेटा अटैक के लिए जाने वाला था। उससे पहले उसने एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी बड़ी सब लोग ने पढ़ी होगी, जिन्होंने नहीं पढ़ी वो पढ़े उसको। उसमें उसने क्या लिखा है कि हे प्रभु, अगर तुमने मुझे दोबारा इंसान बनाया तो भी मैं भारतीय सेना में भर्ती होऊंगा, भारत की रक्षा करूंगा। मतलब एक तो आप मौत को सामने देख रहे हैं कि ये तो ज़िंदगी चली गई, लेकिन वो अगली ज़िंदगी में भी आने के लिए तैयार है। तो इस तरह का जो जज्बा है ना, वो उन लोगों में होता है जिन्होंने इस वर्दी को पहना है, जिन्होंने इस तिरंगे की कसम खाई है, जो कि भारत की रक्षा के लिए अपना सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार है। मेरा कहने का क्या मतलब है कि देखिए, इनका बेटा शहीद हुआ कि नहीं। इससे पहले सेकंड लेफ्टिनेंट मोहम्मद फयाज, जो कि 2 राजपुताना राइफल्स में थे जहाँ पे हमारा बेटा था,
उसको भी इसी तरह से उन्होंने अगवा करके मारा गया। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ एक और एग्जाम्पल। 1999 की लड़ाई में एक बच्चन सिंह थे जो कि मेरे बेटे के साथ ही थे और वहीं पे वो शहीद हो गए थे। आज 19 साल के बाद उनका बेटा सेना में सेकंड लेफ्टिनेंट बना है। कितने गर्व की बात है, कितनी अच्छी बात है और कितना मतलब उसका मैसेज कितना अच्छा जाता है। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि सेना के जो बंधन हैं, सेना में आपस में जो लोग जुड़ जाते हैं, वो आम परिवार जो आपके पिताजी माताजी और उससे ज़्यादा है। वो एक परिवार है जो हमेशा के लिए बन गया। उदाहरण के तौर पे मैं आपको अपने बेटे की पलटन के बारे में बता देता हूँ। टू राजरिफ, आज वो 200 साल पुरानी हो गई है। तो 200 साल पुराना उनका कुटुंब, उनका परिवार चल रहा है और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह की जो फीलिंग्स हैं, इस तरह के जज्बे हैं, इस तरह का जो प्राइड है, वो आम आदमी में नहीं आ सकता जो सेना के लोगों ने भारतवर्ष के झंडे की कसम खाई है। और इसीलिए शायद लोग बोलते हैं कि देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द सिविलियंस एंड द आर्मी एंड दिस पर्टिकुलर मोटिवेशन यू आर टॉकिंग अबाउट। ये जो एक जज्बे की जो आप बात कर रहे हैं, ये ऑब्वियसली कोई नहीं समझ सकता अनटिल अनलेस आप खुद सेना का हिस्सा है। कैप्टन अखिलेश, मैं आपके पास आऊँगी। आपने कारगिल वॉर लड़ी है और फिर आर्मी आपने छोड़ी भी, और मैं उन कारणों में नहीं जाऊँगी कि क्यों छोड़ा आपने आर्मी में, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसे कर्नल थापर ने बताया कि वो उनके एक्सपीरियंसेस थे कि जिसने तिरंगे को जाना है, क्लोजली जाना है कि तिरंगे में ऐसी क्या बात है कि आज भी लोग जान देना चाह रहे हैं। तो आपके एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहूँगी। कारगिल वॉर की क्या मेमोरीज है आपके मन में? तो उससे पहले एक लेफ्टिनेंट फयाज का केस हुआ था, एक औरंगजेब का केस हुआ। मैं ये बताना चाहता हूँ क्या मंसूबे हैं इसके पहले, राइट। ये एक बहुत बड़ी साजिश है और इसका हम कैसे जवाब देंगे। पाकिस्तान ने हमारे ऊपर कई अटैक किए, सामने अटैक में वो कभी भी भारतीय सेना का मुकाबला नहीं कर पाया। इसीलिए ये आपका आतंकवाद शुरू हुआ, पंजाब में शुरू हुआ, कश्मीर में शुरू हुआ, और उनके पास एक हथियार है जिसके थ्रू वो भारत को हराना पीछे से छुरा भोंकने की पॉलिसी, छुरा भोंकना चाहते हैं। इसीलिए उस चीज़ को वो आगे रखना चाहते हैं। नाउ इन लोगों को अगवा करके अब उनके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सेना से सामने लड़ सकें, राइट। अगर आप आरआर से भी मुकाबला कर सकते हैं, आप सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? आप ये एक बहुत ही मतलब आर्मी में कहते हैं कि आप अगर हिम्मत है एनिमी से सामने से लड़िए। आप किसी को छुट्टी पे जाते समय अगवा कर रहे हो और उसको ले जाना चाह रहे हो, उसके पीछे मकसद था कि आप सोसाइटी में और समाज में डर फैलाना चाह रहे हो कि शायद लोग अपने बेटे को आर्मी में नहीं भेजें। बट सबसे बड़ी बात, जब हमारे पास ऐसे वीर फादर हैं और ऐसे भाई हैं, या हमारी आर्मी में आपको कितने लोग मिलेंगे जिन्होंने शहादत दी और उनका बेटा या उनका भाई या उनका कोई भी परिवार का फिर से आर्मी में ज्वाइन किया। वो इस बात का मुंह तोड़ जवाब है कि आप चाहे कितने भी प्रयत्न कर लो, जब तक भारत में आर्मी, और आर्मी इज लाइक अ लास्ट डिफेंस ऑफ ए स्टेट, राइट। जब तक आर्मी हमारे पास स्ट्रांग है, कोई भारत को दो टुकड़े नहीं कर सकता। सो आई थिंक हम सबको इस बात का बहुत विश्वास है। कारगिल की लड़ाई में एनिमी ऊपर बैठा हुआ था और धोखे से उसने, धोखे की प्रवृत्ति रही है हमारे दुश्मन की, पाकिस्तान की, मैं साफ बोलता हूँ। उन्होंने धोखे से सारी पहाड़ियों पे कब्जा कर लिया था। भारतीय सेना के सामने एक ही ऑप्शन था कि वो कमांडो अटैक लीड करें और उसको आज़ाद कराएं। कितने मेरे पास ऐसे उदाहरण हैं, इंक्लूडिंग विजयन थापर और मनोज पांडे। इन लोगों ने सबने मिलके, हम सबने कसम खाई थी कि अगर या तो हम ऊपर जाएंगे और आज़ादी लेके रहेंगे, झंडा फहराएंगे, अगर नहीं मिली तो हम लोग वापस नहीं आएंगे। तो जब टू राजपूताना राइफल ऊपर चढ़ी थी, आपको पता है राजपूतानाओं का ट्रेडिशंस होता है, वो केसरिया बाना भी बांधते हैं अपने उस पर। केसरिया बाना बांध के उन लोगों ने बोला था कि ये बाना इस बात का प्रतीक है कि या तो हम जीतेंगे या वापस नहीं आएंगे। अब मुझे बताइए कौन सा ऐसा प्रोफेशन है समाज में जो कि आपको एक छोटी सी तनख्वाह या मनी के लिए आपको इतना मोटिवेट कर सकता है कि आप अपनी जान देने के लिए हैं। इस मोटिवेशन के साथ सबने ऊपर चढ़ाई करनी शुरू करी, गोलियां आई, हमारी कैजुअल्टी हुई, कुछ लोग बीच में वीर गति को प्राप्त भी हुए, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं छोड़ी और फाइनली हम लोगों ने टोलोलिंग पे कब्जा किया। तो ये एक उदाहरण नहीं है। इंडियन आर्मी, चाहे आपकी वार हो या आपकी और कोई दंगे हो, हर बार एज ए लास्ट ऑप्शन हम इंडियन आर्मी को बुलाते हैं। और आई थिंक वो हम हर बार इसलिए कर पाए क्योंकि विद इन आर्मी हम लोगों ने एक फैब्रिक डेवलप किया है जिसमें हम लोग एक दूसरे को एक फैमिली से ज़्यादा रहते हैं। तो आज की डेट में जो मेरी यूनिट है वो शायद मेरे लिए मेरी फैमिली के बराबर है। वो जो हमारा झंडा है, तिरंगा है, वो और उस देश की वैल्यू
हमारे लिए लाइफ में किसी भी चीज़ से सबसे ज़्यादा है। आपने बहुत अच्छा कहा। इनफैक्ट हमारे साथ यहाँ पर बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जिनका कोई ना कोई जिसका कोई ना कोई परिजन सेना से जुड़ा हुआ है। आप लोगों से जानना चाहेंगे, प्लीज़ माइक पास करिएगा उनको। यस मैम, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और फिर बताइए। वाइफ ऑफ लेट लेफ्टिनेंट कर्नल वीपी घाई, ही वाज अवार्डेड महावीर चक्र in 1971. I lost him on 16th of December, which was the last day of the war, and news came to me after 2 days. I had already done my puja in the mandir, celebrated little peace for myself and for my children, but news came to me after 2 days, and the whole thing shattered. One didn't know how to start, from where to start. तो कभी भी आप अब इतने साल बाद जब आप पीछे देखती हैं तो आपको कभी ये फीलिंग या किसी कोई एक छोटा सा रिग्रेट नहीं होता कि अगर आर्मी में नहीं होते तो शायद आज हमारे साथ होते? कभी भी ऐसी फीलिंग नहीं होती? I don't think so, because I got married in 1962. I got engaged sometime in the month of May, and war started, first China war in 1962. That a lot of family members and everybody told my parents, अभी कुछ शादी नहीं हुई है, लड़की घर में है, think over it. So then the last they asked me कि what do you say, we don't want tomorrow, तुमका कि ज़बरदस्ती मेरी शादी कर दिया when the war was on. So I said no, because at that time things were very different. I said whatever it is, I want to get married. Okay. So after that, I don't think so. I haven't till today. It's been so many years. But I just feel he's always with me and guiding me whenever I need him. Okay. आप लोग सब एक आर्मी की फैमिली से जुड़े हुए हैं कि एक ऐसा क्या वो मोमेंट होता है जिस समय एक आर्मी का जो जवान होता है वो सोचता है कि नहीं, अब इसे मैं शूट ही कर दूं तभी ये ज़्यादा बेटर होगा। जैसे कि अभी हाल में देखा गया था कि आर्मी ने एक इफ्तार पार्टी रखी और वो इफ्तार पार्टी इट डिडंट प्रूव टू बी वेरी कंड्यूसिव, और फिर आर्मी को एक स्टेप लेना पड़ा। तो ऐसा वो क्या होता है ऑन द स्पॉर ऑफ द मोमेंट व्हेन यू डिसाइड दैट अब ये चीज़ें अब बिल्कुल कंट्रोल के बाहर है? आई एम ओमराज सिंह, brother of Shahid Grenadiers Dharmraj Singh. I lost my brother on 23rd March 2001. Okay. और उनके शहीद शहादत की खबर जो है वो हमें 2 दिन बाद मिली थी, एंड वी वॉज टोटली नॉट अवेयर कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। घर पे सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। मॉर्निंग 5 o'clock अचानक से मेरे गांव में एक आर्मी की ट्रक आती है। ट्रक के पीछे हज़ारों लोग आ रहे हैं, अर्ली इन द मॉर्निंग 6 o'clock 5 o'clock, और माय ब्रदर वाज अबाउट टू कम, वो आने वाले थे। तो उन्होंने बोला था मैं फ़र्नीचर लेके आऊँगा। तो गांव में वैसे इतनी ट्रक्स वगैरह नहीं आती हैं, और आर्मी की ट्रक आई। वी वर ऑल सरप्राइज, यार बड़ी खुशी हुई यार, भैया मेरे फर्नीचर लेके आ गए। एंड देन सडनली वी गॉट द न्यूज़। वो कॉफिन देखा, उस पर आर्मी नंबर शहीद धर्मराज सिंह लिखा हुआ था। तो सब लोग शॉक हो गए। वो आई थिंक हर शहीद के घर में वैसा एक मातम का माहौल होता है। जब भी ये न्यूज़ में देखते हैं इतना कॉमन सा हो गया है, लगता है यार क्या हो रहा है, बड़ा कॉमन बात हो गया है। जैसे सड़क पे कहीं गाड़ी में स्क्रैच लग गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, वैसी ही हालत हो गई है आज की तारीख में देश में कि हर रोज़ कोई ना कोई शहीद होता है। और मैं बताऊं, आर्मी फैमिली छोड़ दीजिए तो मुझे लगता है लोगों को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। सबसे वर्स्ट पार्ट ये है, मैं ऐसी जगह रहता हूं जहां पे हम लोग आपस में इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। मैं वैसी सोसाइटी, वैसी फैमिली में रहता हूं, लेकिन आम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किया और इस पे मैं और भी कुछ व्यूज़ लेना चाहूँगी, अगर आप माइक पास करें। जैसा इन्होंने कहा कि जो एक जवान शहादत देता है, और आप अक्सर न्यूज़ में देखते हो आज 3 जवान मर गए, आज 6 जवान मर गए, और ये सही कह रहे हैं कि आप एक इसको बिल्कुल एक रूटीन वे में अब आप लेने लगे हो। लेकिन उस परिवार का क्या जिसके अब आज जैसे मोहम्मद हनीफ जी से ये कोई पूछना भी दुश्वार है कि इनके परिवार पर क्या बीत रही है एक जवान लड़का खोने के बाद। तो वो फैमिली कैसे चलती है, क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। जैसे उन्होंने कहा कि बहुत ही कॉमन सी चीज़ हो गई है, तो ये क्या है, ये जो एक माइंडसेट है कि आर्मी में ऐसा नहीं है। जैसा अभी कैप्टन अखिलेश ने भी बोला कि जो कैमराडरी दिखती है, जो एक भाईचारा नज़र आता है आर्मी की फैमिलीज़ में,
वो सिविलियंस में उतना नज़र नहीं आता, और शायद यही वजह है जिससे कि ये कह रहे हैं कि वो चीज़ कॉमन है, ऐसा होता है, लेकिन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस पे आपका क्या कहना है? मैं मेजर जनरल सतबीर सिंह, सेना मेडल। आपने पहले कुछ बातें कही कि वो फौजी ऐसे क्यों करते हैं कि वो जान देने को तैयार हो जाते हैं। मैम, उनका चयन ही ऐसे होता है। जब सिलेक्शन प्रोसेस में हम जाते हैं तो उनके अंदर ये जज्बात सिलेक्शन से लेकर उनकी ट्रेनिंग, उनका ऑपरेशंस, और हर दिन यही हम सीखते हैं कि हमारे लिए अगर जान भी जाए लेकिन मेरा देश सबसे आगे, मेरे दूसरे जवान उसके बाद, और आखिर में मेरे अपने सब कंफर्ट्स। यही एक बात जो लेकर फौजी निकलता है। इवन शादी हुए 2-4 दिन हुए, वो जाने लगे, तो आपने पुरानी कहावतें, छोटे छोटे चुटकुले सुने होंगे और कविताएं सुनी होंगी कि एक शादी हुई, वो जाने लगा, उसे बुला लिया, वो घोड़े पे बैठ के कहने, वागा छड़ दे हंजुआ वालिए नहीं ते पैर तरन दे मैनू रकाब उत्ते, मेरे देश ते बनिया भीड़ भारी वैरी टुट पे ने सोहने पंजाब उत्ते। ये जो चीज़ है, ये जज्बात उसके अंदर है और वो जुनून में आ जाता है। हम सब फौजी जुनून में आते हैं। जब भी हम अपनी ड्यूटी पे या ऑफ ड्यूटी हैं तब भी वो जुनून रहता है, और जुनून तब आता है जब आदमी उसमें आधा पागल हो जाता है। तो ये एक ऐसी हमारा ट्रेनिंग से लेकर ऑपरेशन तक, और जब तक हम जिंदा हैं, आपने देखा सैम मानिक शाह, मैंने एक बार चलते हुए देखा उनको, एट दिस एज ऑल्सो ही वॉक स्ट्रेट। अगर गांव में भी एक फौजी घूम रहा है तो वो भी चपाल पे बैठे हुए आप उसको वही नजर आएगा। तो ये एक जुनून है मैम, और ये क्वालिटी उसके अंदर है। तो इसलिए हम सब अपनी जान देने को तैयार होते हैं, लेकिन वो जब भी मौका मिले हम देखते हैं कि हमें ऐसा मौका मिले। दूसरी बात आपने कही कि ये ऐसे हो जाए तो फिर कैसे बीतती है। टाइम टू टाइम सरकारों ने, स्टेट्स ने, सेंटर ने, समाज ने बहुत से ऐसे स्कीमें बनाई हैं, और जिसमें उनको अपना साथ चल के चलने के लिए है। हाँ, उसमें कमियां पेशियां लागू करने में ज़रूर हैं। अगर वो कमियां, लेकिन मैं उन चीज़ों में नहीं जाना चाहती हूँ। इसलिए आज वो नहीं कहेंगे, हम सिर्फ ये कहेंगे कि उनके लिए बहुत सी स्कीम्स हैं उनको साथ लेके चलने का, और उसमें हर यूनिट, हर हमारी सेना, और इवन समाज, गवर्नमेंट्स, एवरीवन इज कंट्रीब्यूटिंग एंड शुड कंट्रीब्यूट, ताकि वो सैनिक अपना ड्यूटी करने के लिए हमेशा तैयार रहे। मैं हाँ, उनको माइक पास करिए। आज मैं कश्मीर की खासकर बात करूंगी, क्योंकि औरंगज़ेब ने कश्मीर में ही अपना दम तोड़ा, उसको अगवा किया गया, आतंकवादियों ने उसको मारा। कश्मीर में ये भी बोला जा रहा है कि जो कश्मीर की जो लोकल जनता है वो बहुत ज़्यादा रेडिकलाइज हो रही है, मिलिटेंट से इन्फ्लुएंस हो रही है। तो आप एक सैनिक खुद होने के नाते, आप एक पूरी जो कश्मीर की जो सिचुएशन है और आर्मी उसको जिस तरह से हैंडल कर रही है, सुरक्षा बल उसको जिस तरह से हैंडल कर रहे हैं, उस पर आपका क्या असेसमेंट है? सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरी भी नाम बोलेगा प्लीज। मैं सूबेदार जयराम सोलंकी जी, रिटायर्ड। मेरी भी 3 पीढ़ी आर्मी से हैं। मेरे फादर भी सेकंड कमाऊ में थे ब्रिटिश टाइम में। मैं 26 आ रहा हूँ, 71 ऑपरेशन में मैं एक्टिव रहा हूँ। ऑपरेशन के बाद भी 2 महीने बांग्लादेश में रहा हूँ। वहाँ मैंने प्रैक्टिकल क्या क्या इसमें वो एक्सपीरियंस किया है। उसके बाद लड़का मेरा वैसे सेकंड मैकेनाइज में था, लेकिन 95 में वो 7RR में डेपुटेशन में था, J&K में। और गाड़ी उग्रवादियों ने, एंटी एलिमेंट्स ने गाड़ी को वो कॉर्डन करके वापस आ रहे थे। तो ये 7 जून 95 की बात है। उस गाड़ी को IDU से उड़ा दिया था। उसमें कई जवान तो शहीद हो गए थे, लेकिन जो मेरा लड़का था उसको भी कई जगह सिर में टूट फूट हो गई थी। और 6 महीने वो पहले कमांड हॉस्पिटल उधमपुर में रहा, फिर बेस हॉस्पिटल दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया। 6 महीने वो रहा था। मैं उस टाइम खुद मणिपुर में था, वो भी इंसर्जेंसी एरिया है। मैं वहाँ इंसर्जेंसी एरिया फेस कर रहा था। उसके बाद मेरे को मलेरिया हो गया। मैं घर पे, उन्होंने छुट्टी मेरे को दे दिया, डेंगू हुआ था। तो वहाँ मैं, जब मेरे को सूचना मिली तो मैं उस हालत में नहीं था। तो मैंने अपने बर्दीन को जो BSF में था उसको भेजा। तो जो वापस आया उससे मिलके, तो उसके कपड़े जो लत्ते जो कुछ था वो उस एक बैग में थे। वो कुदरती मैंने उसको कहा भाई ये क्या है इसमें,
कि इसमें ये उसके मैंने देखा तो मैंने कहा भी इसको घर वालों को मत दिखाना, क्योंकि हम तो फौजी आदमी, हम तो उसको कर लेंगे टॉलरेंट, ये अगर लेकिन घर देखेंगे वाले तो नहीं इसको कर पाएंगे। तो अब रही कश्मीर की बात, मैं आपको बताता हूँ कि कश्मीर में जो कुछ भी घटना घट रही है, आपने मैम पहले कहा कि इसको पोलराइज मत करना, बट फौजी आदमी तो हमेशा ही अपने वो कश्मीर में रहे, किसी एरिया में रहे, देश की उसकी प्राथमिकता होती है, देश के लिए मरना मिटना है हमने, और उस वजह से वो तो अपनी ड्यूटी पूरी करता है। लेकिन जो हम कहते हैं कि भी मैं सिविल डिफेंस कोऑर्डिनेशन के बोलते हैं, लेकिन जो सिविल से कोऑर्डिनेशन नहीं मिल पाता है, वो पत्थरबाजी करते हैं, वो कुछ कुछ करते हैं, तो उसके लिए हमें बड़ा दुख होता है। हम रिटायर्ड हैं लेकिन हमें दुख होता है, क्योंकि हमारे टाइम में, मैं कर्नल साहब जनरल साहब बैठे हुए हैं, हमारे टाइम में ये चीज़ें नहीं होने देते थे। उस टाइम आर्मी का पूरा वर्चस्व था और वो वहाँ था, लेकिन आजकल आर्मी का वेटेज कम हो रहा है। आर्मी वो नहीं काम कर सकती। एक पहलवान को आप अखाड़े में उतार दो कुश्ती, उसके हाथ बांध दो, वो क्या पहलवान तो अच्छा है लेकिन कुश्ती लड़ सकता क्यों? ऐसे ही आर्मी के साथ कर रखा है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट इतनी है मैम कि सभी हमारे देशवासी जितनी भी पॉलिटिक्स पार्टी हो, इस मामले में, डिफेंस के मामले में हस्तक्षेप ना करें और एक मिलकर उसे करें। पॉलिटिकल पार्टीज को क्या करना चाहिए वो उनके लिए छोड़ देते हैं। आज इस डिस्कशन में उस चीज़ को शामिल नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन एक पॉइंट ज़रूर मैं उठाऊंगी जो आपने अभी मेंशन किया, और कर्नल थापर आपसे पूछूंगी कि हमेशा देखा गया है कि एक जो आर्मी का जवान है, जब छुट्टी के लिए जब वो घर जाता है, तो उस वल्नरेबिलिटी की बात बहुत कम होती है कि वो कितना वल्नरेबल होता है। जो आज का कॉन्टेक्स्ट है उसमें, जैसे कि औरंगजेब भी था, वो जब अपने घर जा रहा था, मैंने जितनी भी जगह पढ़ा, मैंने यही देखा कि सोल्जर्स व्हेन दे आर गोइंग टू देयर होम्स दे आर द मोस्ट वल्नरेबल। एक डिस्ट्रस्ट आता है उनमें कि वो जल्दी किसी पे विश्वास नहीं कर पाते हैं, और क्या वो लॉन्ग टर्म भी उस चीज़ को इम्पैक्ट करता है? कैसे, मतलब आपसे वो समझना चाहेंगे वो वल्नरेबिलिटी एंड ऑल्सो द डिस्ट्रस्ट जो कि जवान एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप कर लेते हैं। देखिए, दो तरह के केसेस हैं। एक तो जो नॉर्मल हमारे सैनिक हैं वो आ जाते हैं, उनके लिए पूरी प्रोटेक्शन वगैरह जाती है, और कुछ लोग हैं जो स्टेट के हैं, जैसे कि इनका बेटा या मोहम्मद फयाज या पुलिस का अफसर पंडित, वो जो है वो उसी एरिया के हैं, और उनको कभी ये उम्मीद नहीं होती। अपनी बहन की शादी के लिए कोई गया है, कोई ये उम्मीद कर सकता है कि उसी गैदरिंग में से मेरे को पकड़ के ले जाके मार देंगे? तो ये जो बड़ी ख़राब बात जो होती है, वो उनको एक किस्म की मैसेज देने के लिए है कि तुम अगर ऐसे करोगे, तुम भारतीय सेना का साथ दोगे, तो तुमको हम ये करेंगे। लेकिन टेरर का एक्सपोर्ट करते हैं वो लोग, राइट। और इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि ये एक बड़ी गंदी नीति है। वो तभी ठीक हो सकती है जब प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर और जब पूरी तरह से स्टेट एक इवन कील पे चल रही है। आपने टेरर एक्सपोर्ट करने की बात कही थी मोहम्मद हनीफ जी, एक वीडियो भी आया था जिसमें ये देखा गया था कि औरंगजेब से मिलिटेंट्स पूछताछ कर रहे हैं। उस वीडियो में ऐसा क्या था? आपने जब वो वीडियो देखा था तो उसमें क्या था, वो क्या पूछ रहे थे एग्जैक्टली? उसमें पहले तो ये पूछा कि आप हमारे साथ चलो। उसने बोला मैंने कसम खाई है, देश का नमक खाया, मैं देश के लिए कुर्बान हो जाए, लेकिन मैं आपके साथ नहीं जाऊँगा। फिर उन्होंने पूछा कि आपने, तो जब पूछा उन्होंने कि उसको मारा है मारा, उसको मारा है मारा, उसको मारा मारा, जो मारा था उसने कह दिया। फिर लास्ट में बोला कि उसका चेहरा ख़राब किसने किया है? मैंने नहीं किया है। नहीं आपने किया है, मैंने नहीं किया, मेरे हाथ को गोली लगी थी, मैंने नहीं किया, वो फायरिंग से हुआ था। अभी जो कहा उसने सच कहा, जो कहा वो सच कहा, लेकिन उसमें आप ये कर्नल साहब, चलो इन्होंने बात की, उन्होंने भी की, लेकिन बात ये जज्बात की, फ़ौज के बारे में बात, ये तो बुजुर्ग आदमी है, मेरे से कितने उम्र दराज होंगे, लेकिन मेरी उम्र भी चलो 60 से अधिक ज़्यादा ही है, लेकिन जज्बात की बात करेंगे। अभी भी अगर हमारे हाथ में गन हो तो जहाँ तक है कि देश के लिए हम लड़ सकते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या एक जवान की ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे जवान होंगे जिन्हें कभी भी वॉर देखने का मौका ही नहीं मिला, या उन्हें मौका लगता ही नहीं कि वो कभी जाएं, जंग एक लड़े, तो वो क्या एक सेटबैक माना जाता है एक जवान की ज़िंदगी? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जनरल सतवीर बात कर रहे थे कि वो जो एक एग्जाम्पल दे रहे थे जो फिल्मों में दिखाया जाता था, बट वो मेरे साथ हुआ था। मेरी मार्च में मैरिज हुई थी और अप्रैल में कारगिल की लड़ाई का हुक्म आ गया था, राइट। तो मेरे कमांडर ने उस समय, मतलब वो पूछ रहे थे जब हम लोग उस एरिया में जा रहे थे कि अभी तुम लोग आगे जाना चाहते हो या वो है, तो
हमारा यही था कि जिस दिन हम सबने ये वर्दी पहनी है उस दिन हम सबने मातृभूमि की रक्षा करने की कसम खाई है। कुछ लोग हैं जिन्हें मौका नहीं मिलता, क्योंकि 71 के बाद कारगिल 28 साल बाद बड़ी लड़ाई हुई थी, तो उन्होंने कहा था ये तो सौभाग्य है क्योंकि डेथ तो हमारी एक रोड पे भी हो सकती है। एंड मैंने अपनी वाइफ से यही बोला था जाते समय कि देखो अगर मरना होगा तो हम एक रोड पे भी कुछ हो सकता है, लेकिन अगर ज़िंदगी होगी तो शायद हम एक इस कॉज के लिए जा रहे हैं कि जिसमें कि इवन इफ़ यू फेल, इवन इफ़ यू डाई, उससे बड़ी ग्लोरियस। लेकिन आप जैसे बोल रहे हैं कि आपकी शादी के 1 या 1.5 महीने बाद ही आपको कारगिल जाना पड़ा। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होंगी कि यू वर लकी कि आपकी वाइफ को आप कन्विंस कर पाए। बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता होगा कि वाइफ्स के लिए बड़ा मुश्किल होता होगा ये मोमेंट कि हस्बैंड उसको समझा रहा है लेकिन वो कैसे समझे उस जज्बात को। हो सकता है कि वाइफ उस जज्बात से इत्तेफाक ना करती हो, कभी ऐसा भी होता होगा जरूर। बहुत बार होता है, तो कई बार, लेकिन मैंने इन सारे केसेस में ये देखा है क्योंकि वो डिटर्मिनेशन और वो फीलिंग इतनी स्ट्रांग होती है, चाहे वो एक बाप का अपने बेटे को समझाना हो या हस्बैंड का अपनी वाइफ को समझाना हो या एक फैमिली हेड का अपने पूरी फैमिली को समझाना हो कि मेरे लिए मेरी फैमिली से बढ़ के ये तिरंगा है, मेरे लिए देश है। आई थिंक वही एक डिफरेंस है कि इस देश के ऊपर इतने अटैक हुए। आपने ह्यूमन राइट की भी बात करी ना, एंड ही वॉज वेरी राइट कि ह्यूमन राइट का मतलब तब उसका सेंस बनता है जब दोनों पक्षों को बोला जाए कि आप ये रूल फॉलो करोगे, राइट। महाभारत में दोनों को बोला गया, लेकिन एक हैं जो फॉलो ही नहीं कर रहे, राइट। वो खुलेआम पत्थर फेंक रहे हैं, वो खुलेआम आपके अटैक कर रहे हैं, बट कुछ लोग जस्ट टू अपना पॉपुलैरिटी लेने के लिए बोल रहे हैं कि आर्मी को ह्यूमन राइट फॉलो करना चाहिए। क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि दो लोगों की लड़ाई हो रही है, आपसे बोला जाए कि आप राइट फॉलो करोगे बट दूसरा आदमी बिल्कुल 100% नहीं कर रहा हो? सो आई थिंक दैट्स अ सिचुएशन कि हमें ये निर्णय लेना पड़ेगा कि हम अपने देश को ऊपर रखते हैं या फिर हम इन चीजों में पढ़ना चाहते हैं कि हम किसी को ब्लेम करके, आदमी को ब्लेम करके उसको सेटबैक कर रहे हैं। राइट। अगर टेररिज्म को हटाना है। थापर, इस समय सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? स्टोन पेल्टिंग और एक्सपोर्ट ऑफ टेरर, जैसे आपने बोला कि ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो कि आर्मी को भी डिमोटिवेट करते हैं। ऐसा नहीं कि आर्मी हमेशा उस जज्बे में रहती है कि नहीं मैं आज तिरंगे के लिए लड़ना बिल्कुल मैं तत्पर हूँ। ऑफ कोर्स सेंटिमेंट है, लेकिन कभी ना कभी तो आर्मी भी डिमोटिवेट होती है। नहीं, आर्मी कभी डिमोटिवेट नहीं होती, जो मर्जी हो जाए किसी हालत में नहीं होगी। पूरा यूनिट, ऐसे उदाहरण दे सकता हूं मैं आपको जहां पे पूरी पलटन खत्म हो गई, ये सवाल सिर्फ मैंने आपसे 14 इसलिए आदमी, ये सिर्फ सवाल- 14 आदमी बच के आए थे चीन की लड़ाई में। हमारे साथ, मैं उस वक्त कमीशन ऑफिसर था, 14 आदमी एक एक पलटन के बच के आए हैं, रजंगला और नीफा वगैरह में। तो डिमोटिवेशन का तो सवाल रहने दीजिए। डिमोटिवेशन आर्मी की कब होती है वो समझना जरूरी है। एक सैनिक लड़ता है, लड़ाई में जाता है आगे, वो किस जज्बे से जाता है, क्यों जाता है? क्योंकि उसको पता है कि मैं, पूरा देश मेरे पीछे है। अगर पूरा देश उसके पीछे नहीं है, कुछ लोग उसके बारे में सवाल निशान लगाते हैं कि ये करते हैं, वो करते हैं। जैसे कि आजकल बड़ा बवाल मचा हुआ है सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर। अफसोस की बात है, तो जवान का जो मनोबल है वो देश ने ऊपर करना है, सबने मिलकर करना है। कोई उनके बारे में और ये जिम्मेदारी सिर्फ सेना की नहीं हो सकती, एक ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी समाज की, सरकार की। आई थिंक जब तक ये एकजुट नहीं होंगे तो ये नहीं हो सकता। इससे पहले एक मिनट, जस्ट वन मिनट, अगर कोई कानूनी तौर से काम करते हैं, अच्छी तरह से काम करते हैं, सद्भावना से काम करते हैं, तो वो सेना है, सिर्फ सेना है। क्योंकि सेना के पास एक तो कल्चर है, जैसे जनरल साहब ने कहा, कल्चर है, माई कंट्री फर्स्ट, ऑलवेज एंड एवरी टाइम, माई मैन आफ्टर दैट, और लास्ट में मैं खुद। इस कल्चर से हमको बचपन से ऊपर बड़ा किया जाता है। तो हम इस काम, और प्लस देयर इज ए स्ट्रिक्ट लॉ, मिलिट्री लॉ, तो इसलिए इस तरह की एक आधा कोई हो सकता है एब्रेशन, बट बाय एंड लार्ज द इंप्रेशन शुड नॉट बी गिवन कि इस तरह की कार्रवाई को। बिल्कुल, आपने सही कहा। अभी आपके पास आ रही हूँ आपके पास। अखिलेश, आपसे जानना चाहूंगी कि जब एक जवान या पूरी जो यूनिट होती है उसके लिए सरकार की बैकिंग कितनी बड़ी होती है, कि अगर एक मस्कुलर सरकार है जो कि ये कह रही है कि नहीं जवान आप जाओ, आप सरहद पर लड़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, वो कितना बड़ा एक फैक्टर होता है एक जवान के। सो सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ, फ्रीडम इज नॉट फ्री, समबडी इज पेइंग ए प्राइस फॉर दिस, राइट। तो 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिली, उसके बाद हर आदमी को, सिविलियन को या हम सबको लगता है अब हमें आज़ादी मिल गई, राइट। बट उस आज़ादी को बनाए रखने की एक कीमत है,
और वो कीमत एक जवान अदा कर रहा है, चाहे वो कारगिल की लड़ाई हो या आज की डेट में कश्मीर में आतंकवाद से मुकाबला हो या सरहद पे फैले हुए हैं। इस जवान को चाहे वो लड़ाई हो आगे बढ़ने के लिए क्या प्रेरित करता है, राइट। मैं आपको अपना एग्जांपल बताऊंगा। कारगिल की लड़ाई में जब हम अटैक करने जा रहे थे, सारी कंडीशन हमारे अगेंस्ट थी। एनिमी टॉप पे बैठा है, -28 डिग्री तक टेम्परेचर है, आपके पास आर्म्स नहीं है, एम्यूनिशन नहीं है, क्योंकि नहीं थे। आपको सीधी ऐसी चढ़ाई करनी थी जहां पे एनिमी की ताकत आपसे 20 गुनी थी और उसने सब तरफ माइन लगा रखी है। जो आप कह रहे हैं सरकार और समाज, ये दो चीजें हैं जो एक आर्मी के जवान को और अफसर को प्रेरित करती हैं कि मैं अपनी जान भी दे दूं तो इस समाज के लिए कम है। उस समय हम लोग के पास बहुत सारे लेटर्स आते थे, तिलक आते थे कि आप लोग हैं जिसके ऊपर पूरे इंडिया की होप है, आप हमें निराश मत करना। जब ये जज्बा होता है तो जो आप कह रहे हैं आर्मी में कैजुअल्टी होती है, डीमोटिवेट, हम क्यों डीमोटिवेट नहीं होते? क्योंकि अगर मेरे लड़ाई में गोली लगी है तो मेरे लिए मेडल है। अगर किसी के वहां पे शहीद हुआ है तो हम रोते नहीं है, उसके फादर फख्र से कहेंगे कि मेरे बेटे ने अपनी जान दी है और मैं खुद बंदूक उठाने के लिए तैयार हूं। ये आपको फ्यूल कौन करता है, आपको फीलिंग देता है? वो समाज और सोसाइटी। और मैं दुख के साथ कह रहा हूं, अगर हमारी सोसाइटी का ये कल्चर चेंज हो रहा है कि हम अपनी खुद की आर्मी के ऊपर, जो कि आपकी फ्रीडम के लिए दिन रात अपनी लाइफ दे रहा है, हम उसके ऊपर क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आई थिंक वी आर गोइंग इन ए डिफरेंट डायरेक्शन। वेरी वेल सेड। और अब मैं ऑडियंस के पास आऊंगी। हाँ, आप अपना पॉइंट बोलिए कि जो चैलेंजेस हैं ये बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि किन परिस्थितियों में एक आर्मी या उसका जवान काम करता है। परिवार वालों पे क्या गुजरती है उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, लेकिन समाज की जो बैकिंग है, सरकार की बैकिंग है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आज आपकी क्या डिमांड है सरकार से कि क्या जो चैलेंजेस आर्मी जो फेस कर रही है, आप उस पर क्या बोलेंगे कि क्या डिमांड होगी आपकी सरकार से? मेरा नाम सुदेश गोयत है, वाइफ ऑफ मेजर अजमेर सिंह। मैं सरकार से यही कहना चाहूँगी कि हमारे भारत की फ़ौज का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, वर्ल्ड में नंबर 1 पे है, लेकिन सरकार को और देश की जनता को उनका साथ देना चाहिए। आप ये देखिए, बुलेट प्रूफ जैकेट अगर हमारे जवानों को मिले, अच्छे जूते उनको पहनने के लिए मिले। बिल्कुल, आपने पीछे देखा होगा पिछली लड़ाइयों में उनको नंगे पैर हमारे जवानों ने, यहाँ बहुत सारे जवान बैठे हैं पीछे जिन्होंने नंगे पैर लड़ाइयाँ लड़ी हुई हैं, तो दुख उस टाइम होता। और आप ये देखिए, हमारे जवान अपने घर को, अब जन्म देने वाली माँ से पहले देश के लिए सोचते हैं, देश के लिए जान देते हैं। देश क्या कर रहा है उनके लिए, मैम बहुत दुख होता है। हनीफ साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि जो आप आज सरकार से क्या कहना चाहते हैं? जो औरंगज़ेब की शहादत है, वो तो एक तरीके से देश के लिए अमर हो चुके, उन्होंने अपनी शहादत दे दी। आपके पास और भी बच्चे हैं फैमिली में, आप खुद एक सेना को बिलोंग करते हैं, तो आज आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? अभी सरकार से मेरा यही कहना है कि डिफेंस गवर्नमेंट का साथ दें और देश को आगे बढ़ाएं, देश की तरक्की हो, जो गुंडे हैं इनको बाहर निकाला जाए। अगर सरकार साथ देगी तो, अगर डिफेंस के हाथ बांध दिए जाए तो फिर डिफेंस अकेली कुछ नहीं कर सकती। बिल्कुल सही कहा आपने। और जुफैर, आप कुछ बोलना चाहोगे ऐसे मौके पे? जो सैनिक हैं, इंडिया के जवान, वो देश की रक्षा करते हैं और देश के जो भी हैं उन्होंने साथ देना चाहिए उनका। और हमारे देश में जो भी ठीक हो रहा है, लेकिन कुछ नौजवान अभी भी तैयार हैं देश के लिए लड़ने के लिए। तो आपने मन बना लिया है कि अब आप किसी और प्रोफेशन में नहीं जाओगे, लेकिन सिर्फ सुरक्षा बल ज्वाइन करोगे, आर्मी ज्वाइन करोगे? तो हमने सोच लिया। हाँ, हमारे गांव में ऐसे जवान हैं जो अभी भी आर्मी में जाना चाहते हैं, जज्बा है उनके अंदर देश के लिए। डिमांड की चीफ ऑफ द आर्मी कमांडर से डिमांड की, हमें एक फोर्स हमारी यहाँ से खड़ी की जाए। ओके, वंडरफुल। हमारी ये फोर्स, एक गुज्जर बटालियन, एक रेजिमेंट खड़ी की जाए, जिससे हम श्रीनगर से, कश्मीर तो लंबा चौड़ा ना, जम्मू एंड कश्मीर आता है, श्रीनगर एक छोटा सा इलाका है, हमारी एक रेजिमेंट खड़ी कर दें। तो मैंने उनसे कहा कि आप अपनी फौज इंडिया की थोड़ा साइड में कर दें, कश्मीर श्रीनगर को हमारे हवाले कर दें, हम संभाल लेंगे। ऊपर से आवाज है, चिड़ी भी नहीं गुजरेगी। इतना हमें फख्र है। ऑलरेडी ये डिमांड कह दिया है, तो आई एम श्योर कभी ना कभी आपकी ये विश जरूर पूरी होगी। कर्नल थापर, यू वांट टू से समथिंग ऑन दिस मोमेंट? जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि सेना जो है, हमारी भारतीय सेना जो है, वो किसी पार्टी की मलकियत नहीं है, वो पार्टियों से ऊपर है। और जो हम सरकार कर रहे हैं, सरकार आप लोग सब हैं,
आपकी सपोर्ट नहीं होगी, उनकी सपोर्ट नहीं होगी, उनकी सपोर्ट नहीं होगी, तो सरकार को कहना कोई फ़ायदा नहीं है। और मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा मुंह से लफ्ज़ ना निकले जो कि उस जवान को, जो आज टाइगर हिल के ऊपर बैठा हुआ है, जहाँ पे आज जून के महीने में टेम्परेचर -10 हो चुका था जब मैं आया हूँ, अभी आया हूँ, या वो जवान जो रात को आतंकवादियों को और पाकिस्तानियों को खोजने के लिए भयंकर जंगल में जाते हैं रात को, और ये पता नहीं क्या होगा, उनके मनोबल पे थोड़ा सा भी अंश भर भी असर पड़े, ऐसी कोई बात ना करें। हमेशा सिर्फ उनको सपोर्ट करें, उनका नाम ऊंचा करें, ताकि वो देश के लिए अपना सब कुछ दे रहे हैं, उससे ज़्यादा क्या देंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज हमारे देश में कितने लोग साजिश कर रहे हैं, हमारे एनिमी है कि देश को तोड़ सकें, वीक कर सकें टुकड़े। अगर हमें एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाना है, स्ट्रॉन्ग नेशन को स्ट्रॉन्ग आर्मी चाहिए, और स्ट्रॉन्ग आर्मी आपकी फैसिलिटीज़ आप उन्हें क्या दे रहे हैं, क्या आप पे दे रहे हैं, उससे भी ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो सोसाइटी और समाज वो उनको किस दृष्टि से देखता है। अगर आपने उनको, हर डेवलप्ड कंट्री में अगर आप देखें, जब तक उन्होंने आर्मी को एक हायर पेडिस्टल पे नहीं रखा है और उनको वो सम्मान दिया है जिसके वो एक्चुअली लायक हैं, वो कंट्री धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। क्योंकि आपका डिफेंस का लास्ट स्टोक या लास्ट डिफेंस आपके पास स्टेट का हमेशा आर्मी है, तो आपकी आर्मी स्ट्रांग रहनी चाहिए और वो अपने ऊपर एक उन्हें कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। अभी धीरे धीरे हम जितनी भी कंट्रोवर्सी में पढ़ते जा रहे हैं, बट बेसिक थिंग नॉट ओनली सोसाइटी गवर्नमेंट, आई एम सेइंग मोर इंपॉर्टेंट इज सोसाइटी और समाज, कि वो उनके एक हायर पेडिस्टल पे रखें और उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करें कि आज इन्होंने क्या सेक्रीफाइस किया है। जो भी जवान रिटायर होकर आ रहा है, जिस भी सोसाइटी में, समाज में, क्या आप उसको एक हायर पेडिस्टल पे सल्यूट करते हैं कि आपने देश के लिए किया, आई सल्यूट यू। ये सबसे बड़ा जज्बा है जो हमारे देश को बहुत स्ट्रांग बनाएगा। बिल्कुल जी, आपसे क्लोज करेंगे, बस मेरे पास समय बहुत कम है। माइक लीजिए प्लीज। हाँ, बहुत संक्षेप में प्लीज। हाँ, नहीं प्लीज उनको माइक दीजिए। आई एम रियली रनिंग आउट। एक ही बात कहूंगा, अपने सैनिक की इज्जत करो। That's it. He is your last bastion. उसकी इज्जत करो, respect your soldier. That's all I want to say. So, सैनिक की इज्जत करो, समाज और सरकार की बैकिंग भी बहुत ज़रूरी है। और जैसा कैप्टन अखिलेश ने बोला कि आपको आर्मी को एक हमेशा एक ऊंचे पेडिस्टल से देखना पड़ेगा, और तभी शायद देश में स्थिरता और स्टेबिलिटी आएगी। अपने सारे मेहमानों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहती हूँ। मोहम्मद हनीफ जी, जुफेर, कर्नल थापर, कैप्टन अखिलेश, और ये सारे लोग जो आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़े हैं। एंड आई एम रियली सॉरी कि आप सबको बोलने का मौका नहीं मिला। हमारी एक आर्ली व्हील होती है जो हमें फॉलो करना पड़ता है। लेकिन what I can say towards the end is that we really salute the Indian Army, and that's the note on which I would like to end the program. I thank all of you. Of course, Army, Navy and the Air Force all are included in this, and we salute the spirit with which the people are working. Goodbye and thanks for watching.